हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 39। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन क्या होगा। अब दर्पण में दो चीज आता है, ठीक है। दर्पण में दो कंडीशन पूछता है। एक आपसे पूछेगा क्षैतिज, क्या पूछेगा, क्षैतिज। एक पूछता है पार्श्व, यानी दर्पण में दो कंडीशन। अगर आपसे क्षैतिज बोल दिया जाए यानी दर्पण हमको इस प्रकार से रखना है, ठीक है। दर्पण को हम इस प्रकार से रखेंगे। यदि आपको पार्श्व बोल दिया तो पार्श्व हम इस प्रकार से रखेंगे। तो ये दो कंडीशन होता है। अगर हम पार्श्व रखते हैं तो वस्तु का इमेज लेफ्ट से राइट होता है, लेकिन यदि हम दर्पण को क्षैतिज रखते हैं तो ये टॉप से बॉटम हो जाता है, यानी ऊपर नीचे चेंजिंग होता है। तो अब मैं क्वेश्चन को बनाने वाला हूँ। इसमें आपको क्या लिखा हुआ है, हेल्दी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला है क्षैतिज बोला है। अगर पार्श्व बोलता तो हम दर्पण को ऐसे रखते हैं, ठीक है, लेकिन हमको क्या बोला है, क्षैतिज बोला है। तो क्षैतिज में हम दर्पण को इस प्रकार से रखेंगे। दर्पण में दो कंडीशन होता है, तो आप लोग उस कंडीशन को याद रखिए। क्षैतिज है तो इस तरह से, और पार्श्व है तो खड़े रखेंगे। अब इसमें क्या होता है, ऊपर नीचे बदलता है। तो एच जो है वो एच का एच रहेगा, ई का ई रहेगा, लेकिन ए बदल जाएगा। एल जो है ये भी बदल जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। टी भी नीचे चला जाएगा, एच का एच रहेगा। और वाई जो है वो वाई वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा, वाई नीचे चला जाएगा, डंटी ऊपर आ जाएगा। यानी इस प्रकार से हमारा इमेज बनेगा। तो ऑप्शन में खोजते हैं एच, ये तो पहला गलत है, वाई हो नहीं सकता, ये भी वाई हो नहीं सकता, ये भी वाई हो नहीं सकता। ये ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उपरोक्त चित्र का दर्पण प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब दर्पण इस प्रकार से रखा हुआ, इसका मतलब कि ये क्या होगा, लेफ्ट से राइट चला जाएगा और राइट से क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। तब जैसे मेरा कहने का मतलब ये इमेज लेफ्ट की तरफ होगी और ये राइट है, तो ये राइट से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। और ये राइट में है तो राइट में नहीं होगा, यानी ये हमारा इमेज सही है। बॉक्स नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिज्यखंड हैं। जब आपसे त्रिज्यखंड बोल दिया जाए, यानी एक सर्किल है, यानी इसको अगर हम 4 भाग में बांटते हैं तो ये हमारा एक त्रिज्यखंड बन जाता है। यानी जब भी हम सर्किल को 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो हमको 4 त्रिज्यखंड मिलेगा। कितना मिलेगा, 4 त्रिज्यखंड मिलेगा। एक सर्किल को 4 भाग में बांटेंगे तो 4 त्रिज्यखंड मिलेगा। तो ये एक सर्किल 1 2 3 4 5, एक ये 6, यानी 6 सर्किल है और सबको सब 4 पार्ट में बांटा गया। तो 6 चौके कितना हो गया, 24। तो 24 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं। आपको वृत्त काउंटिंग करना है। तो पहले हम बाहर वाला काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद 7 8 9 10 11 12, एक बीच वाले 13। टोटल कितने हमारे पास सर्किल है, टोटल है 13। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था।
तो यहाँ पर आपको दिन बताना है, तो सबसे पहले आपको मंथ कोड जो है याद करना होगा, ठीक है। मंथ कोड, तो मंथ कोड क्या होता है, ये 144, 025, 036 और 146 होता है, ठीक है। तो ये जो मंथ कोड है ये होता है नॉन लीप ईयर के लिए। नॉन लीप ईयर करने का मतलब साधारण वर्ष जो एक साल में 365 दिन होते उसके लिए है। यानी ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गया, तो ये नॉन लीप ईयर के लिए हो गया। लेकिन यदि आपको लीप ईयर, यानी लीप ईयर का मतलब होता है जिसमें साल में 366 दिन यानी एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसके लिए कोड क्या होता है, सिर्फ जनवरी और फरवरी का बदल जाएगा, बाकी जितना होता है वो सब के सब सेम होगा, ठीक है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा लीप ईयर है, तो वर्ष में लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, लास्ट का 2 डिजिट इसको हम 4 से डिवाइड देंगे। अगर ये पूरी तरह से कट जाता है तो वो हमारा लीप ईयर है, और नहीं कटता है तो ये तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब कि हमारा लीप ईयर नहीं है। जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा वो हमारा लीप ईयर है, जो 4 से डिवाइड नहीं होता है वो हमारा लीप ईयर नहीं है, ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें हमको जो तारीख दिया हुआ है वो लिखेंगे 2 तारीख। अब अक्टूबर का हमको कोड लिखना होगा, तो मैंने क्या बताया है, 144, 025, 036, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद 146, सितंबर के बाद अक्टूबर, यानी मंथ कोड कितना आ गया, 1 आ गया, 1 प्लस उसके बाद 2010 है, तो इसको हम 110 लेंगे लास्ट का, ठीक है। अब प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे, उसके बाद इसको पहले इरेज कर लेते हैं। यानी इसमें हमको 2 तारीख प्लस अक्टूबर का कोड 1 हो गया, फिर हम इसको 110 ले लेंगे। इसमें हम चेक करेंगे कि लीप ईयर कितना है, तो 110 में हम 4 से डिवाइड देंगे, तो 4 दूनी 8 निकला 3 यानी 30, 4 सत्ते 28, टोटल 27 लीप ईयर है। इन सबको हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 110 में 27 जोड़ेंगे तो 137, 37 और 3 140 हो जाएगा, यानी टोटल जोड़ने पे कितना आया, 140। अगर इसको हम 7 से डिवाइड देंगे तो ये पूरी तरीक़ा से कट गया, यानी मेरा शेष कितना आया, तो पूरा पूरा कट गया, यानी शेष आ गया 0। और 0 कोड होता है वो शनिवार के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है, ठीक है। अगर आपका शेष 0 आता है तो वो शनिवार होता है, 1 शेष आता है तो संडे, 2 आएगा तो मंडे, 3 आएगा तो ट्यूसडे, इसी प्रकार से बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये हमारा लीप ईयर है कि नहीं, तो 20 में 4 से डिवाइड देंगे, यानी ये लीप ईयर है, लेकिन मंथ हमारा मार्च है, तो लीप ईयर में सिर्फ बदलता है जनवरी और फरवरी में, बाकी महीना में चेंजिंग नहीं होता। तो ये हमारा हो जाएगा डेट, उसके बाद कोड कितना होता है 144, यानी ये मार्च के लिए 4 हो गया, प्लस ये 120 हो गया। अब 120 में हम 4 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा, और सबको डिवाइड देंगे, 7 से डिवाइड देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 20 और 30 150 हो गया, 150 में 30 जोड़ेंगे तो 180, और फिर 3 जोड़ेंगे तो 183 आ जाएगा। सबको जोड़ने पर हमको 183 आ गया, 7 से हम डिवाइड देंगे तो 7 दूनी 14 निकलेगा 4, 7 छक्का 42, हमको शेष बचेगा कितना, शेष बचेगा 1 हमको आया। तो 1 जो होता है वो संडे के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, पहचानिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि x का मान बताना है। आपको 2 कथन दिया हुआ है, अगर दोनों कथन मिलके आपका आंसर आता है दोनों कथन सही होगा, अगर एक कथन से आता है तो एक कथन सही होगा, किसी से नहीं आता है तो कोई नहीं होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x का मान बताना है। तो पहला कथन हमको दिया x बटा में 2 बराबर 3/4, इसको हम 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में आ गया,
यानी हमको x का मान तो आ गया, फिर इससे हमको मतलब ही नहीं है, इससे निकलेगा नहीं, यानी हमको कथन एक से मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक पर्याप्त है, क्योंकि दो से निकलेगा नहीं। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों का सर्वाधिक उचित प्रतिनिधित्व करता है। जैसे गणित है, भौतिक है, रसायन है। तो गणित अलग होता है, भौतिक भी अलग होता है, रसायन भी अलग होता है, यानी तीनों क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न तीन वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पक्षी है, मछली है, मुर्गा है। ठीक है, तो मुर्गा जो है वो एक पक्षी के रूप में आता है, यानी ये पक्षी के अंदर आ जाएगा, लेकिन मछली जो है वो अलग चीज़ है। मुर्गा पक्षी है, इसलिए मुर्गा जो है वो पक्षी के अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित, इसमें भी वो सेम क्वेश्चन है, गणित है, भौतिक विज्ञान है, रसायन है, तीनों क्या है, अलग है। तो ये तीनों मेरा अलग हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चीज़ों को परस्पर बदलना होगा। यहाँ पर आपको प्रश्न को बदलना होगा, कौन सा चीज़ बदलेंगे कि हमारा सही हो जाएगा। जैसे तो हम पहले चेक करते हैं भागा और माइनस। ये 5 गुने 45, ये भागा हो जाएगा, यानी माइनस की जगह भागा कर देंगे। 15 प्लस 31 और यहाँ पर ही कर देंगे -41 कर देंगे। अब इसमें भाग देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, और 5 में 3 से गुना करेंगे 15, और फिर इसमें 15 हम जोड़ देंगे। 5 1 6, 3 1 4। अब इसमें से 41 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, यानी मेरा पहला ही सही हो गया। यानी हम भाग और माइनस को चेंज करेंगे तो मेरा 5 आंसर आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में आपके सामने जो लाल बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब वाला बटन, उसे आप जरूर दबा दीजिएगा। तो मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि लेस देन का अर्थ माइनस है, ग्रेटर देन का अर्थ प्लस है, बराबर का अर्थ गुना है, और डॉलर का अर्थ भागा है। ठीक है, तो ये 29 ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या है, प्लस है। 30 और डॉलर का अर्थ क्या है, भागा है, और लेस देन का अर्थ माइनस है। 30 में से भाग देंगे तो 6 बार में आ जाएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 29 2 31, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करती है। यह मेरी माँ की एकमात्र बेटी का बेटा है। तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी से किस प्रकार संबंधित है। यानी जैसे ये माधवी है और यहाँ पर एक तस्वीर है, ठीक है, T4 तस्वीर है। माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, कौन कहती है, माधवी का, माधवी जो है वो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि यह मेरी माँ, यानी मेरी माँ क्या बोली है, मेरी माँ की एकमात्र बेटी, ये एकमात्र बेटी का बेटा है। ठीक है, ये बोला है मधु कि मेरी माँ की एकलौती बेटी, यानी ये खुद हो जाएगा, इसका बेटा है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी से क्या हो जाएगा, तो ये तो पुत्र हो गया, यानी बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नयन पूरब की ओर 1 किलोमीटर चलता है। ये डायरेक्शन वाले प्रश्न है, तो ये आपके लिए ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है,
ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक हम इनिशियल पॉइंट ले लिए। नयन पूरब की ओर 1 किलोमीटर चला, एक चौराहे पर वह दाईं ओर मुड़ा, यानी इसका दाईं ओर नीचे आ जाएगा, और अस्पताल पहुंचने के लिए 500 मीटर यहाँ से चल दिया। नयन की आरंभिक स्थिति से अस्पताल की स्थिति में, पहले वो यहाँ था, अभी वो कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी ये ऊपर से नीचे, ये दक्षिण और ये पूरब, दक्षिण पूरब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, यदि अमर बद्री के दक्षिण में है, यानी ये बद्री है, तो बद्री का दक्षिण कहाँ, यहाँ पर है, तो अमर नीचे हो गया। ठीक है, उसके बाद है अमर बद्री के दक्षिण में है और चंद्रू बद्री के पूरब में है, तो बद्री का पूरब एने होगा, तो चंद्रू यहाँ पर हो गया। चंद्रू के सापेक्ष अमर किस दिशा में, तो चंद्रू के सापेक्ष अमर तो यहाँ पर है, तो कहने का मतलब डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, इधर से नीचे आ रहा, यानी ये मेरा पश्चिम होता है और ये दक्षिण होता है, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो, 20 विद्यार्थी कबड्डी तथा 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 40 विद्यार्थी टोटल दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर एक खो खो है और एक क्या है, कबड्डी है। ये कबड्डी हो गया और ये खो खो हो गया। तो खो खो बोला कि 24 विद्यार्थी, यानी 24 विद्यार्थी खो खो खेल रहा है और 20 विद्यार्थी क्या खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है। और 38 विद्यार्थी क्या है, कोई भी एक खेल सकता है, कोई भी एक खेल खेल सकता है। ठीक है, तो करने का मतलब है ये हमारा 24 है और ये कितना है, कबड्डी वाले 20 है। 24 और 20 कितने हो गए, जोड़ने पे हो जा रहा है 44। और 38 ऐसा है जो कोई भी खेल खेलता है, यानी करने का मतलब है 14 में से 8 जाएगा तो 6 ऐसा है जो दोनों खेलने वाला है। ठीक है, अगर ये 6 दोनों खेलने वाला है तो केवल खो खो खेलने वाला, 14 में से 6 गया 8, 18 हो गया, और 20 में से 6 गया 14 हो गया। ये जो अंदर वाला लिखा था ये केवल एक खेल के लिए होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों खेलने वाला मेरा 6 आया था। कितना आया था, 6 आया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। सेम उसी प्रकार से वही क्वेश्चन है, आपको ये खो खो है और ये कबड्डी है। तभी मैंने आपको बताया है कि खो खो ये 24 था, ये 20 था, और बीच वाले 6 आया था, ये 18 है और ये 14 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं, कितने विद्यार्थी हैं जो कबड्डी नहीं खेलते हैं, तो ये कबड्डी वाला था, ये खो खो वाला। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे हैं जो कबड्डी खेलने वाला, नहीं खेलने वाला हमारे पास मात्र 18 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। सेम वही प्रश्न है, बस आपको यहाँ पर पूछ रहा है कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलता है, यानी ये हमारा क्या था, ये है खो खो और ये है कबड्डी। कबड्डी के लिए कितना बोला है, कबड्डी के लिए 20 बोला है, खो खो के लिए कितना बोला है, खो खो के लिए 24 बोला है, और दोनों खेल मेरा 6 है। 24 में से 6 जाएगा तो 18, और 20 में से 6 जाएगा तो 14। तो ये जो अंदर आता है ये केवल एक खेल के लिए आता है, और ये वाला जो है ये दोनों के लिए आता है। अब क्वेश्चन कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलता है, तो ये सबको हम जोड़ देंगे, 18 और 6 24, और 24 में 14 जोड़ेंगे तो 38, और टोटल मेरे पास 40 है। तो 38 विद्यार्थी है जो खेलता है, तो कितने विद्यार्थी है, घटाने पर 2 आ गया। 2 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई खेल नहीं खेलता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वेन डायग्राम के माध्यम से तीनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को कौन सी आकृति प्रतिस्थापित करेगी। अब ये दो वर्ग हैं, तो दो वर्ग बना, लेकिन ये दोनों यहाँ पर बाहर की ओर था, अब दोनों अंदर हो गया। दो सर्किल बाहर है तो दो सर्किल क्या होना चाहिए, अंदर आना चाहिए। तो ऑप्शन ये वाला बॉक्स सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को डेली सुबह में 8 बजे टॉप 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले। यदि आप लोग डेली वीडियो को सुबह 8 बजे शुरू से लास्ट तक 20 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपके सारे चैप्टर का जितना भी रीजनिंग है, सारे चैप्टर का एक ही वीडियो में आपका रिवाइज हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, दी गई श्रृंखला के लिए अगली आकृति चुनना है। अब यहाँ पर क्या है, दो स्क्वायर है, दोनों अंदर है, तो एक बाहर हो गया। अब यहाँ पर दो सर्किल है, तो एक सर्किल ऐसे होगा, एक सर्किल इस तरह से होगा। ये वाला हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।